नमस्कार। आपकी प्रवासी भारतीय कहानी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस मंच पर हम लेकर आते हैं एक से बढ़ के एक ऐसे कहानियां उन चुनिंदा भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाके अलग-अलग देशों में अपना सफल व्यवसाय स्थापित किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित एजुकेशनिस्ट और एंटरप्रेन्योर जो इस वक्त सिंगापुर में रहते हैं और इस साल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस पे भारत सरकार ने उनको प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए मिलते हैं श्री अतुल तिमुरनिकर जी से, जो शिक्षा जगत के क्षेत्र में बहुत ही नाम रोशन कर रहे हैं अपना और भारत का। नमस्कार अतुल जी, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार जय जी। तो अतुल जी, हमारे दर्शकों को पहले बताएं कि आप भारत में कहाँ से हैं और बचपन की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया हो। जय जी, हमारी ओरिजिन जो है वो नागपुर से है। एक तरह से नागपुर जो है कहलाता है सेंटर ऑफ इंडिया। तो हमारी पैदाइशी वहाँ पे हमारा शिक्षण पूरा नागपुर में हुआ और नागपुर के आस-पास जो छोटे से गाँव है वहाँ पे हुआ। और हमारे पिताजी जो थे वो एक पब्लिक सेक्टर में थे, इसलिए हम उनके साथ घूमते थे हर जगह, जहाँ-जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी। और हमारा जो सारा शिक्षण जो हुआ, वो नागपुर में हुआ। वहाँ पे एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन माहौल है। हमारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी मातृभाषा मराठी है, पर आप मराठी कम बोलते हैं और हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि नागपुर की जो पूरी सेटिंग है, वहाँ पे हिंदी ही ज़्यादा चलती है। घरों में अगर आप महाराष्ट्रियन भी हो, तो घरों में लोग हिंदी में बात करते हैं। और वहाँ पे पूरा तरह से मिक्सचर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉस्मोपॉलिटन एनवायरनमेंट है नागपुर में और आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट दैट आई वाज़ पार्ट ऑफ दैट। तो आप जब बड़े हुए तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे? क्योंकि आप खुद अब शिक्षा जगत के एंटरप्रेन्योर हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के स्टूडेंट थे, या बड़े होते हुए उस वक़्त आपने कभी सोचा कि आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, या ये हो गया? एक तरह से हो गया। देखिए बहुत सारे प्लान्स हो हम लोग करते हैं, और हम सब बच्चों को भी यही कहते हैं कि प्लान्स कई बार ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। एक तरह से एक चीज़ दूसरी चीज़ को लीड करती है, दूसरी चीज़ तीसरे को लीड करती है और इस तरह से होते हैं। और तो हमारे इसमें ऐसा हुआ कि हम करीब सिंगापुर में 1991 में आए। हमारी पहले की शुरुआत की करियर जो थी वो एक तरह से टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग की थी। तो उस चक्कर में हम इंडिया में एचसीएल में काम करते थे, यहाँ आईबीएम में काम करते थे और वो बैकग्राउंड से हम यहाँ पे सिंगापुर में आए थे। और यहाँ पे ऐसा हुआ कि शिक्षण जो है एक तरह से बहुत सारे बिकॉज़ सिंगापुर इज़ वेरी मिनी वर्ल्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो यहाँ एक्सपैट लोग बहुत आते हैं, उनके बच्चों के साथ आते हैं और एक तरह से यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो 3-4 साल के लिए ही आते हैं। मान लीजिए उनके कंपनीज़ ने उनको यहाँ भेजा, तो वो रिलोकेशन जो होता है शॉर्ट टर्म कहलाता है। और उस चक्कर में होता ये था कि यहाँ पे सिस्टम जो है वो अलग-अलग है। जो सरकारी स्कूल्स हैं वो जैन टू दिसंबर चलते हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं वो अगस्त टू जून चलते हैं और इंडिया के जो स्कूल्स हैं वो अप्रैल टू मार्च चलते हैं, तो वो बीच में सैंडविच हो गया। और इस चक्कर में उनका कंपैटिबिलिटी इश्यू होता था, कई बार एक एक ग्रेड नीचे जाना पड़ता था, कई बार फीस की इश्यूज़ आते थे बिकॉज़ जो एक्सपैट्स आते हैं इंडिया से, एशिया से, उनको एक्सपैट पैकेज नहीं मिलते थे। तो एक तरह से जो हमने विचार किया कि देखिए स्कूल तो सब जगह है, सारे देशों में है, विदेशों में है, खास करके यूएई में बहुत थे। तो हमने कहा यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं है? इस चक्कर में हमने कुछ लोगों से बात की यहाँ पे। एक यहाँ पे बहुत ही अच्छे अभी जस्ट रिटायर हुए हैं, वो एक अच्छे मिनिस्टर थे यहाँ पे, डॉक्टर एंगहेंग करके। तो वो बहुत जूनियर मिनिस्टर थे उस समय। उनसे हमने किस तरह से एक मैसेज भिजवाया कि सर हमको यहाँ पे एक इंडियन स्कूल करना है, इंडियन करिकुलम का, जो इंडियन एक्सपैट्स जो आते हैं डायस्पोरा के उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सबके हैं यहाँ अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स है, ब्रिटिश स्कूल्स हैं, आप भी करिए, इंडियन को तो पक्का होना चाहिए। उस तरह से वो पहला स्कूल यहाँ पे हमारा चालू हो गया और उसके बाद वो स्कूल का एडवांटेज लोगों को इतना मिला क्योंकि इंडिया से कोई भी महीने में अगर आप आइए, आपको वही सिस्टम, वही करिकुलम, वही कैलेंडर, तो एक तरह से बहुत परफेक्ट फिट हो गया। और हुँ। इस चक्कर में वो स्कूल की काफ़ी पब्लिसिटी हो गई, वर्ड ऑफ माउथ बहुत हो गया।
तो जो हमारे मित्र थे जापान में और मलेशिया में, वो लोग भी कहने लगे भई यहाँ पे भी आप करिए, क्योंकि ये स्कूल की हमारे को एडवांटेज ये है कि हम कभी भी इंडिया में जा सकते हैं और हमको वो को-लोकेशन या मिसमैच हो रहा है, वो नहीं होगा। तो इस तरह से वो पहला स्कूल चालू हुआ एशियन एक्सपैट्स के लिए, खास तौर पे इंडियन एक्सपैट्स के लिए। और डायस्पोरा में एक तरह से काफ़ी एक्साइटमेंट हो गया उस चक्कर में कि दिस इज़ अ वेरी गुड सोशल इनिशिएटिव। और जैसे-जैसे हमने देखा, जैसे-जैसे हमें बताया गया कि आप यहाँ भी आइए, यहाँ भी आइए। और उस समय हमारे जो प्रेज़िडेंट थे, वो डॉक्टर लक्ष्मीपत सिंघवी साहब थे। उन्होंने एनआरआई और डायस्पोरा पे बहुत बड़ा काम किया है। एक तरह से अगर मैं आपके दर्शकों को दिखा बताना चाहूँ कि जो डायस्पोरा का जो पूरा का पूरा एक हाई लेवल कमिटी बनाई थी भारत सरकार ने, उसके वो चेयरमैन थे। तब उन्होंने जब हमारे स्कूल से एसोसिएशन किया, तो उन्होंने कहा देखो अतुल जी, आपको स्कूल हर जगह लेके जाना है, क्योंकि हमारे जो आपने जैसे कहा 3 करोड़ डायस्पोरा है, इनके लिए हमको कुछ करना चाहिए। हम लोग आईसीसीआर के थ्रू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मैंडेट नहीं है। सरकार नहीं करना पाएगी बिकॉज़ ये सरकार की केपीआईज़ में नहीं है। तो अब किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। तो आप करिए इसको, साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी इंडियन स्कूल नहीं है। तो वी वर द फर्स्ट वन्स टू ओरिजिनेट इंडियन करिकुलम स्कूल्स इन द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया एंड जापान। सो एक तरह से वो उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया और हम लोगों ने भी कम्युनिटी का काफ़ी सम्मान रख के और उनके इन्विटेशंस पे हम लोगों ने स्कूल चालू किए। इस तरह से ये सारे स्कूल्स शुरू हुए। और उसके बाद एक तरह से एक चीज़ लेड टू अनदर, एक चीज़ लेड टू अनदर, और धीरे-धीरे वो पूरा माहौल बढ़ता गया और स्कूल्स काफ़ी एक्सपैंड करते गए। तो अतुल जी, ये तो हुआ कि चलो आपने इस तरह से ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन आपके स्कूल का नाम है, इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और इस तरह से बढ़ी। लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहूँगी इससे पहले, क्योंकि दर्शक कुछ आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप अ, खुद जैसे जब बड़े हो रहे थे इंडिया में, जब आप नागपुर में आपने कहा आपकी पैदाइश हुई, तो उस वक़्त आप खुद किस तरह के स्टूडेंट थे? और फिर जब आप आगे बढ़े, तो आपने एचसीएल में नौकरी की। एचसीएल से नौकरी करके आप सिंगापुर में पहुँचे। सिंगापुर में आपने कुछ साल नौकरी किया होगा, तो फिर कैसे आपको यहाँ से एक कॉर्पोरेट जॉब से एंटरप्रेन्योर बनने की जो एक प्रबल इच्छा है, ये कब जागी और कैसे जागी? मतलब वो पूरी एक जर्नी के थ्रू भी हमें ले जाइए अपने बारे जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए स्कूल में ख़ास तौर के स्टूडेंट तो मैं काफ़ी स्टूडियस था। मुझे 12th में पूरे महाराष्ट्र में 4th रैंक मिला था। एंड ऑलमोस्ट 99% स्कोर आया था मेरा उसमें। ओह वाओ! और स्कूल में मैं बहुत शाय स्टूडेंट था। मैं बहुत कम बात करता था। हमारे काफ़ी मित्र थे, वो बहुत बात करते थे, पर हम बहुत कम बात करते थे। हमारा काम से काम रहता था, स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स रहता था, पढ़ाई से पढ़ाई चलती थी। और एक छोटी-सी जगह में जहाँ पे काफ़ी पास कॉस्मोपॉलिटन नेचर था, वहाँ हम लोग ग्रो किए। नागपुर के पास करीब 30 किलोमीटर दूर आर्मी कैंट है, आर्मी कैंट के पास कुछ कोल माइन्स थी, वहाँ पे हमारे फादर काम करते थे, वहाँ हम लोग ग्रो किए। सो एज़ अ स्टूडेंट आई वाज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टूडेंट। कॉलेज में थोड़ी मस्ती की, कॉलेज में थोड़ी अफ़रा-तफ़री भी की। और कॉलेज में जो था इतना अच्छा कहते हैं माहौल बहुत अच्छा था। एनआईटी नागपुर से जो उस समय विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता था, उसमें आरईसी में मिलना एक बहुत बड़ी बात थी, तो वहाँ पे हमने किया। और फिर वहाँ से जब हम कैंपस में हमारा इंटरव्यू हुआ और एचसीएल ने हमारा सिलेक्शन किया। और मज़े की बात है कि वो इंटरव्यू बड़ा अजीब-सा था। काफ़ी लोगों को बुलाया गया, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया और काफ़ी लोगों ने कहा कि अरे यार! ये तो 2 पोज़ीशन के लिए तो यहाँ 200 लोगों की लाइन लग गई है, अब क्या करेंगे? तो सब लोग गए, कहते चलो ठीक है, बात कर लेंगे। पर उन्हें पता नहीं था कि वो जो जो डायरेक्टर आए थे, जो भी सीनियर आए थे, वो अभी एचसीएल में बहुत सीनियर एचआर डायरेक्टर थे। और मेरा नंबर लगा रात को 11:30 बजे। अब चूँकि हम वहीं के थे रहने वाले, हमारा घर से इंजीनियरिंग कॉलेज करीब मे बी 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो हम लोग साइकिल पे और स्कूटी पे चले जाते थे। तो उन्होंने रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे बुलाया और क्योंकि सबके इंटरव्यूज़ चल रहे थे और हम गए और आई वाज़ लाइक एब्सोल्यूटली फ्रेश। तो उन्होंने कहा, "भाई आप इतने फ्रेश कैसे हो? इतने रात को 11:30 बजे आप थके नहीं?" मैं कहा, "नहीं सर, जो चीज़ अच्छी लगती है वो करने के लिए थकता नहीं है कोई।" और इस तरह से इंटरव्यू हुआ, एचसीएल में सिलेक्शन हो गया हमारा। और बॉम्बे में पोस्टिंग हुई। बॉम्बे में कई 3 साल करीब गुज़ारे हमने। और बॉम्बे से फिर हमको कभी दिल्ली गए, दिल्ली में 2 साल थे, करीब-करीब 1 साल, पौन साल चेन्नई में थे और फिर वहाँ से सिंगापुर आए। तो सिंगापुर में आने के बाद
बेसिकली यहाँ पे जो, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, कॉर्पोरेट जॉब में थे, पर एक सोशल जो डिस्कशंस चलते हैं आपके कम्युनिटीज़ में, तो हम तो क्योंकि एक्सपैट थे, तो एक्सपैट कम्युनिटी में ज़्यादा घूमते थे हम लोग। तो अब ऐसे बात चलती थी कि देखिए यहाँ पे जो है प्राइमरी में बच्चों को एजुकेशन कर लेते हैं, और सेकेंडरी के लिए क्योंकि आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, एनआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है, तो उस समय यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी 2 थी सिर्फ, सिंगापुर। हम्म। और जो फैमिलीज़ थी वो लोग कहते थे कि चलो इंडिया का ऑप्शन ओपन रखते हैं, और कहीं मिल जाए तो अच्छा है, यूरोप में, अमेरिका में मिल जाए, यूके में मिल जाए तो अच्छी बात है, पर इंडिया का ऑप्शन रखते हैं। इसलिए वो काफ़ी फैमिलीज़ जो है, एटलीस्ट मैं जानता हूँ करीब-करीब 30-40% फैमिलीज़ जो है अपने फैमिलीज़ को इंडिया भेजते थे और कहते थे कि चलो वहाँ जाके आप पढ़िए, सेकेंडरी और मिडिल स्कूल, हाई स्कूल वही करिए, प्रिपरेशन करिए, कोचिंग क्लास लगाइए, वो पूरा जो स्टैंडर्ड ग्रिल होता है वो करिए। तो उस चक्कर में काफ़ी लोग जाना जा रहे थे। पर जब हमारा स्कूल चालू हो गया यहाँ पे, तो लोगों ने देखा यार यहीं पे सही है। यहाँ पे भी आप 10वीं कर सकते हैं, 12वीं कर सकते हैं। आप फिर भी आईआईटी और एनआईटी की और जो नीट है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एक तरह से कंटिन्यूटी का बेस मिल गया। हाँ, हाँ। और इस चक्कर में वो एक सॉल्यूशन बन गया। एक प्रॉब्लम था, किसी ने वो प्रॉब्लम देखा, बात की, हमने भी सुना, तो हमने कहा चलो इसके लिए कुछ तो करते हैं, एक स्कूल चालू कर देते हैं उस चक्कर में। हमने कहा कुछ 1-2 साल की छुट्टी ले लेंगे आईबीएम से, और स्कूल चालू करके फिर देख लेंगे कैसे उसको मैनेज करना है। और हाँ। हम लोगों ने इतना विचार नहीं किया था कि इतना फास्ट ग्रो करेगा। तो तो ये मार्केट में आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आई कि ये जो है इसकी जरूरत भी है भारतीय समुदाय को, और ऐसी कुछ चीज अगर मैं सिंगापुर में लगाऊं तो सिंगापुर के लिए भी अच्छा होगा। दोनों चीजें आपको दिखी होंगी उस वक्त। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सो एक तरह से क्योंकि मुझे वैसे बिज़नेस का कोई बैकग्राउंड था नहीं। ना तो मैंने कोई डिग्री की थी बिज़नेस में या फिर कुछ क्रेडेंशियल्स थे मेरे। पर एक बात सही थी कि ये सोशल प्रॉब्लम है, और ये हाँ। सीरियस प्रॉब्लम है, बिकॉज़ देखिए कोई फैमिली का अगर डिसरप्शन होता है, एंड हाल्फ द फैमिली, द मदर एंड द किड स्टे अवे फॉर 6-7 प्राइम years of their life from यस। the rest of the family was a discontinuity in a major sense. तो हमने कहा कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक मुझे ये कभी नहीं लगा कि ये मनी स्पिनिंग या मनी मेकिंग बिजनेस है, चलो इसलिए इसमें जाना चाहिए। हाँ। ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि इसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब कैसे करना है, पैसे कैसे लगेंगे, कैसे इसको कर पाएंगे, तो हमने कहा चलो इसमें ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बंद कर देंगे, वापस आ जाएंगे। और वहाँ पे तो स्केप्टिक्स बहुत होते हैं, हर जगह इंडियन हमारे तो बहुत मशहूर होते हैं, हर चीज में स्केप्टिक्स होते हैं। कि किसी ने कहा भाई तू मास्टर तो नहीं है, तू कहाँ से बन जाएगा टीचर। फिर किसी ने कहा कि भई आपके पास तो पैसे भी नहीं है, कोई आप बिरला टाटा नहीं हो, तो आप कैसे करोगे? हमने हाँ, कहा तो मेरा कि अगला सवाल ही यही था कि एक होता है कि आपने देखा कि भाई चलो समुदाय को भी जरूरत है, एक अच्छी चीज है, करना चाहिए, कुछ अलग हटके भी करूंगा और सबको इससे फायदा भी होगा। लेकिन एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जिसकी एक स्टेबल नौकरी होती है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इससे निकल के हिम्मत करके पूरा एक नए, अपनी नौकरी भी आपने छोड़ी होगी फिर जाके बिल्कुल एक नया कुछ चीज करना। तो ये इच्छा शक्ति पहली बात कैसे आई? कुछ इसका कुछ कोई बैकग्राउंड है कि उसी वक्त जागृत हुई? दूसरा कि जब आपने ये करने का सोचा तो आपने इनिशियल फंडिंग कैसे जुटाई? बिकॉज पैसे तो लगे होंगे, इतना आसान नहीं है किसी भी बिजनेस को। और शुरुआत में किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सो मुझे ना एक बहुत फेमस पिक्चर का एक फेमस डायलॉग याद आया। वो शाहरुख खान का डायलॉग है, जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहो, उसे जुटाने में पूरी कायनात लग जाती है। एक तरह से ये सेंटेंस पूरा लागू होता है, क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल आज की डेट में अगर आपको स्कूल करना है तो बहुत कैपिटल लगता है। बट उस समय कम कैपिटल में एक स्कूल चालू करने की पॉसिबिलिटी थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि आज भी नहीं है, पर थी उस समय। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि वो ए वन थिंग लेड टू अदर। ऑफ कोर्स इनिशियली वी हैड टू पुट इन ऑल आवर लाइफ सेविंग्स। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यार आप कैसे कर रहे हो, आप पूरी आपकी जितनी कमाई है आप 10-15 साल की पूरी आप लगा रहे हो, क्या पता उड़ जाए, क्या पता बंद हो जाए। तो एक रिस्क तो होता है सारे फैमिलीज में। और हम चूंकि वो टिपिकल मिडिल क्लास से आते हैं, तो शिक्षण के ऊपर ज़्यादा भाव होता है। और लोगों को ये लगता है कि चलिए आप कहीं जॉब कर लीजिए, तो आपको मकान मिल जाएगा, खाने को वो मिल जाएगा, आपकी फैमिली हो जाएगी, और बस आप कर लीजिए उसको 60 तक, उसके बाद रिटायर हो जाओ। तो वी ऑल कम फ्रॉम दैट माइंडसेट। बट एक तरह से मैंने कहा
ये अगर प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करते हैं। और फिर वो जैसे आपने कहा कि कैपिटल जो है इट वाज़ मोर ऑफ things happened automatically. Capital started coming in. Internally, we had to do a lot of capital accruals. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने उसको बहुत फ्रुगल बेसिस पे किया। अच्छा। तो मतलब सबसे पहली जो स्कूल थी, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट इज वेरी एक्सपेंसिव इन सिंगापुर, बट सबसे पहली स्कूल जो थी, हमने कहा चलो ढूंढते हैं कहीं जगह मिल जाए। तो लकीली एक चर्च की कोई जगह थी जो स्कूल थी। तो हमने यहाँ के स्ट्रीट टाइम्स में एक छोटा-सा $15 का ऐड दिया। हमने कहा भाई हमको स्कूल चाहिए। तो कुछ दिनों के बाद फ़ोन आया किसी का, बोले अच्छा आपको स्कूल चाहिए? है हमारे पास, आइए दिखाते हैं आपको। हम गए वहाँ पे तो एक्चुअल स्कूल थी, पर वो स्कूल बंद पड़ी थी। और वो एक चर्च ने वो स्कूल में चर्च चालू किया था और वो सैटरडे संडे को चर्च करते हैं। तो सिंगापुर में एक खास चीज़ है कि वो पूरे चर्चेज़ जो हैं, क्योंकि सब लोग काम करते रहते हैं, तो सारे चर्च सर्विसेज़ जो होते हैं, वो सारे सैटरडे और संडे को होते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए हम तो सिर्फ़ चर्च करते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, वो सिर्फ़ ऑडिटोरियम का है, क्योंकि हमारी सर्विस वहाँ होती है। तो आपको क्लासरूम लेने हैं तो आप ले लीजिए मंडे टू फ्राइडे। ऐसे करके हमने उनसे कहा भैया एक काम करिए, आप हमको सिर्फ़ 10 क्लासरूम रेंट करिए। तो हमारा काम हो जाएगा 10 क्लासरूम से हम थोड़े बहुत स्टूडेंट लेके आ जाएँगे और अपना जो सीबीएसई करिकुलम है वहाँ चालू कर देंगे। वैसे वो कार्यक्रम चालू हुआ और उस चक्कर में वो धीरे-धीरे स्कूल चालू हुआ, जैसे-जैसे बढ़ता गया हमने कहा भाई और जगह दो और जगह दो। और 2 साल के अंदर हमें वो यहाँ की सरकार को बोलना पड़ा कि भैया आपके पास कोई जगह है, आपको और बड़ी जगह दीजिए। तो जैसे कहते हैं ना कि पूरे शिद्दत से अगर चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है, वैसे ही हुआ। और ऐसे बहुत जगह होता है। मैं आपको बताऊँ कि मैंने काफ़ी सारी ऐसी बातें सुनी हैं जो लोगों की जर्नी में है, कि अगर आप एक चीज़ करते जाइए धीरे-धीरे ऑर्गेनिकली वहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन आते जाता है। तो इस तरह से हमारे भी जर्नी में हुआ और आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट, आई एम वेरी थैंकफुल टू द कम्युनिटी, टू द गवर्नमेंट इन सिंगापुर कि इन सब लोगों ने साथ दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ करेंगे, आपको मदद करेंगे और क्योंकि आप आपकी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं। और ऐसा है कि अब जो कम्युनिटीज़ है, एक तरह से जबकि पहले डायस्पोरा के लिए चालू हुआ था, अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ जुड़ गई है इसमें। करीब-करीब 70 देशों के नागरिक, अलग-अलग कम्युनिटीज़ इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, इसके स्कूल्स में आते हैं। एमिराती ले लीजिए, सऊदी अरेबियंस ले लीजिए, एशिया में सारे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल साउथ ईस्ट एशियन कंट्री स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ द स्कूल, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, ऑस्ट्रेलियंस, सारे बच्चे जो हैं, सारे कम्युनिटीज़ के अब आते हैं। तो एक तरह से ये एक मल्टीनेशनल, मल्टीकल्चरल स्कूल हो गया है और अच्छा। सारे स्कूल जो है हमारे कोई ना कोई कम्युनिटीज़ के लिए बनाए गए हैं। जैसे कंबोडिया में है, वो कंबोडियन सिटिज़न्स के लिए है और हुँ, उनकी हुँ। कल्चर, उनकी लैंग्वेजेज़ हम सब पढ़ाते हैं। तो हर जी। स्कूल का एक फॉर्मेट बन गया है कि आप इंटरनेशनल स्कूल पढ़ाइए बट लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर में पर्टिकुलर फोकस रखिए so that students grow with that identity, that national identity, what people call as patriotic or whatever. But I think ultimately what people like to do in the entire South Asian countries is कि आप हमें वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़ाइए बट हमारी आइडेंटिटी मत चेंज करिए। हम जिस देश से हैं, जिस लैंग्वेज के हैं, हम उसके ऊपर में वी वांट टू बी प्राउड ऑफ इट, हमें उस पे गर्व है और हम उसके ऊपर बढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। एक तरह से फ़ैमिलियरिटी और रिस्पेक्ट एंड द लव फॉर द लैंग्वेज एंड द कल्चर शुड बी देयर। तो वही हम करते हैं। हुँ, अगर हुँ। बैंगलोर में स्कूल है तो कर्नाटका के ऊपर कन्नड़ा के ऊपर में फ़ोकस है। अ, मिडल ईस्ट में स्कूल्स है तो अरबिक के ऊपर फ़ोकस है। सो एक तरह से इस तरह से हम लोगों ने सारे स्कूल्स को इंटरनेशनल कम लोकल बना अ, के तो अतुल जी, ये तो ग्लोबल स्कूल फाउंडेशन की पूरी आइडियोलॉजी है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं आपसे आगे पूछूँगी कि आप टीचर्स कैसे रखते हैं, वो सब पे अभी मैं आ रही हूँ। पर मैं ये जानना चाहती थी कि जब एज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर जब आपने ये बिज़नेस की मतलब बिज़नेस तो नहीं कहूँगी, ये एक तरह आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, बट ऑफ कोर्स इट हैज़ अ गुड पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। जब आपने ये शुरू किया, तो आपको शुरू में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आप कह रहे हैं कि आपने सीबीएसई करिकुलम रखी, तो इसका मतलब आपको बैक इन इंडिया इंडिया में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संपर्क करना पड़ा होगा। तो वो सब प्रोसेस आसान था सिंगापुर में बैठ के वहाँ से सब कुछ अपने स्कूल में एफ़िलिएट कराना, सिंगापुर गवर्नमेंट को कन्विंस करना। अगर आज कोई नौजवान ऐसा करना चाहे आपके जैसा बिज़नेस
सिंगापुर में या किसी भी देश में तो उसको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? एक तरह से आप हांगकांग से हैं, हम सिंगापुर से हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इन देशों में बहुत अच्छा है, particularly सिंगापुर में। आई डोंट नो मच अबाउट हांगकांग, बट सिंगापुर में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ वेरी गुड एंड इट्स नॉट बीन देयर ओवरनाइट। मतलब जब हमने ये प्रोजेक्ट की बात की और हमें सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन मिला कि हाँ, बिल्कुल करिए आप। तो जो पूरा पेपर वर्क था, एक एक तरह से वो ईमेल पे हो गया पूरा। कभी ऑफिसर ने कुछ बात नहीं की, कभी उन्होंने सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, हमने जवाब दिए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका आपने सारे क्राइटेरिया मीट कर लिए हैं और इसलिए आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं स्कूल के लिए। तो यहाँ पे एक तरह से बहुत ट्रांसपेरेंसी और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और द गवर्नमेंट वांट्स दैट इफ यू आर एडिंग वैल्यू टू द बिजनेस, यू आर एडिंग वैल्यू टू द कम्युनिटी, तो एक तरह से आपको हेल्प करते हैं वो। आपको इकोनॉमिक हेल्प नहीं मिलेगी, पर आपको कहीं ग्लिच नहीं मिलेगा। ग्लिच है तो उसका सॉल्यूशन भी देने के लिए रेडी है। कहीं ग्रे एरिया है तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए रेडी है। और एक तरह से मतलब आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, वो बिज़नेस बनाने के ऊपर लगता है, ना कि रेगुलेटर से डील करने में लगता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बहुत देशों में ऐसा होता है कि आप बिज़नेस तो बढ़ाते जाते हैं, जैसे बढ़ाते जाते हैं, लोग आपके ऊपर और उस समय फिर इंटरेस्ट दिखाते हैं कि भई अच्छा, आपका ये हो रहा है, फिर ये भी दिखाइए। यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप अपना काम करिए, आप रूल्स फॉलो करिए। आपको जो बिज़नेस करना करिए, as long as you follow the spirit of the law, as long as your intent is good, and I learned this particular word intent, क्योंकि सिंगापुर में लॉ में भी इंटेंट के ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस हैं। ये नहीं कि मैंने किसी का एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने किसी को चीटिंग किया, पर मेरा इंटेंट अगर चीटिंग है तो दैट इटसेल्फ इज़ आल्सो अ क्राइम एंड दैट्स अ वेरी, वेरी फंडामेंटल डिफरेंस इन हाउ सिंगापुर ऑपरेट्स। ये नहीं कि आपने पहले एविडेंस तो दिखाइए, आपने चीट कहाँ किया। ये तो इंटेंट भी अगर आपका प्रूव हो गया कि आपने ये किया और इंटेंट है, तो आपको फिर उसमें यू गेट इन्वॉल्व्ड इन द लॉ। सो एक तरह से यहाँ पूरी छूट है, आपको जो करना है करिए, आपको जो लीगली अलाउड है वो सब करिए एंड एज़ लॉन्ग एज़ यू आर एडिंग वैल्यू टू योर बिज़नेस, टू योर कंट्री, टू योर एम्प्लॉइज़। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जॉब क्रिएशन। अगर आप जॉब क्रिएशन कर रहे हैं तो इमीडिएटली यू आर अ पॉइंट ऑफ सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है, वो काफ़ी हेल्प करती है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में एक एंटरप्राइज सिंगापुर करके डिपार्टमेंट है। एंटरप्राइज सिंगापुर का मेन काम जो ये है कि जैसे बहुत देशों में होता है, एफडीआई के लिए एक मिनिस्ट्री होती है। तो एफडीआई के लिए यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड है, जो इंडिया में जैसे डीआईपीपी है या नीति आयोग हेल्प करता है। तो ये लोग इनबाउंड इन्वेस्टमेंट देखते हैं। जो आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए यहाँ पे एंटरप्राइज सिंगापुर है और एंटरप्राइज सिंगापुर सारे सिंगापुर कंपनीज को मदद करता है, गाइड करता है कि आपको अगर बाहर देशों में एक्सपैंड करना है, आप हमें बताइए। आपको कहीं हेल्प चाहिए, आप बताइए। आपको किसी गवर्नमेंट से बाहर के देशों में, किसी गवर्नमेंट से अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमें बताइए, हम उनसे बात करेंगे आपके लिए। अगर आपको कहीं नया प्रोजेक्ट डालना है, जहाँ आपको इंटरेस्ट है और वहाँ पे आपको कोई लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपको करेंगे। बहुत ही यूनिक मॉडल है ये और इसीलिए क्या होता है कि सिंगापुर क्योंकि एक छोटा-सा देश है, यहाँ की कंपनीज़ को बहुत एडवांटेज मिलता है। अदरवाइज़ आप अगर मान लीजिए कल को आपने डिसाइड किया कि मेक्सिको में जाना है और मेक्सिको में हमें बिज़नेस सेटअप करना है या स्कूल सेटअप करना है। टेक्निकली इट विल बी लाइक आप अपने हिसाब से जाइए, आप अपना वर्कआउट करिए। बट इनका एक वो चैनल है कि भई आपको मेक्सिको में करना है, तो आप बताइए हमको और हम आपको बताएँगे कि हमारे क्या-क्या चैनल्स हैं, हमारे किन-किन लोगों से आप बात कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो और मदद करते हैं। सो वेरी बिज़नेस फ्रेंडली, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ वेरी गुड। So my experience has been absolutely, it's like uh, least hurdles, maximum contact points to create value. That is हाँ, हाँ। very important. और जब आपने भारत में उनसे बात की कि हम सीबीएसई करिकुलम लाना चाहते हैं, तो वहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल तैयार था? वहाँ पे किसी प्रकार की चुनौतियाँ आई कि नहीं वो आसानी से हो गया? नहीं वो उनके लिए तो एक तो पहली बात ये थी कि सीबीएसई के लिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में पहला स्कूल आ रहा था। सो दैट दे वर वेरी एक्साइटेड। अच्छा। उस समय सीबीएसई चेयरमैन थे अशोक गांगुली जी। तो उनका बहुत इंटरेस्ट था पर्टिकुलर इस रीजन में, क्योंकि उन्होंने कहा देखो मिडल ईस्ट में तो बहुत है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स साउथ ईस्ट एशिया में भी आए और साउथ ईस्ट एशिया में खास करके सिंगापुर क्योंकि डेवलप कंट्री थी। फिर हमने जापान में किया, मलेशिया में किया। तो उन्होंने कहा अतुल जी ये बहुत अच्छी आपने इनिशिएटिव लाई है।
हम लोग बहुत प्राउड है कि हमारे सीबीएसई स्कूल्स जापान और सिंगापुर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में आए हैं, और खास करके उन देशों में, खास करके जापान में जापानीज सिटीजन्स हमारे स्कूल्स में आ रहे हैं और सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। एक तरह से इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। सो और बहुत कम लोग जानते हैं कि जो जापान के सिटीजन्स हैं वो भारतीय शिक्षण के बहुत हाई वैल्यू करते हैं, बहुत हाई वैल्यू करते हैं। और एक तरह से जापान और भारत देशों में बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन रहा है सारे लास्ट डेकेड्स में। तो उस चक्कर में ये लोग और इंडियन एजुकेशन का रेपुटेशन जो है डेवलप कंट्रीज में इंक्लूडिंग सिंगापुर, जापान, बहुत अच्छा है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा जो आप बताएंगे कि कैसे है। तो जापान में बहुत सारे हमारे यहाँ जापानी स्टूडेंट्स आना चालू हुए, कहते कि हमको आपके यहाँ आना है। तो वी फाउंड आउट कि क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए नहीं कि उनको लैंग्वेजेस में ज़्यादा पसंद है, उसलिए इसलिए आए क्योंकि उन्होंने कहा आपके यहाँ साइंस और मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, और हम चाहते हैं हमारे बच्चों को साइंस और मैथ्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले। उनके पास ऑप्शंस क्या थे? जापानीज एजुकेशन, व्हिच दे सेड कि वो तो है हमारे पास। इंटरनेशनल स्कूल्स में तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सारे जो है $30,000 एंड अबव वाले थे जो जापानीज सिटीजन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो वी ऑफर्ड बोथ, वी ऑफर्ड द साइंस एंड मैथ्स एजुकेशन प्लस ऑफ कोर्स इंग्लिश मीडियम, but in a budget that they can afford. That was very important. So today जापान में इतने स्कूल्स हो गए, हमारे अभी 6वां स्कूल चालू हो रहा है। वहाँ की सरकार को ये बहुत पसंद है कि यार आप इंटरनेशनल एजुकेशन दे रहे हैं, हमारी लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करके दे रहे हैं, और ऊपर से जो हमारे सिटीजन्स हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो वहाँ पे $30,000 के भी स्कूल्स हैं। अभी-अभी नए स्कूल्स आए हैं कुछ $100,000 के जापान में। बट ये एक तरह से कहते हैं अमीर लोगों के लिए। और तो एक बार हमारे यहाँ वी वर वेरी फॉर्च्यूनेट कि डॉक्टर कलाम साहब आए थे। पहली बार आए थे वो, 3 बार आए। पहली बार आए थे वो प्रेज़िडेंट थे, और उन्होंने आके बोला कि आई वांट टू टॉक टू स्टूडेंट्स। तो सबसे मिले और हमसे भी उन्होंने अलग से बात की। उन्होंने कहा देखो, अमीरों के लिए बहुत सॉल्यूशंस होते हैं। उनके पास पैसा है, वो कहीं भी जाओ, उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको उन लोगों के लिए सॉल्यूशन करना है, जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है। और वो सॉल्यूशन, वो जो एंगल है, बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। एक तरह से उन्होंने कहा कि आप ट्राइबल में भी करिए। उन्होंने कहा आप ऐसे कम्युनिटीज़ में जाइए, जहाँ सॉल्यूशन नहीं है, और उनको वो सॉल्यूशन दो, बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट कॉलिंग ऑफ द आवर। और इस तरह से वो जापान के स्टूडेंट्स भी आना चालू हुए। जापान दे लाइक्ड इट, और काफ़ी देशों में सेम मॉडल पे वो चलना चालू हुआ, और बहुत वहाँ पे प्रोग्रेस हुआ हर कंट्री में। एंड नाउ वी सी दैट एवरी कम्युनिटी ऑलमोस्ट हैज़ अ सिमिलर पेन पॉइंट। They have a national system which is very good in their context, but they want diversity. They want ability to get international education या curriculum बोलिए, और उनको वो सीखना है, उनको लैंग्वेज फैमिलियरिटी और इंग्लिश बहुत अच्छा करना है। और यही चीज हर देशों में है कि हम्म। स्ट्रॉन्ग साइंस मैथ्स बन जाए, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स बन जाए। उसके बेसिस पे हमें ऑप्शंस और मिलेंगे, हमारे ही देशों में मिलेंगे और हमारे देशों के बाहर भी मिलेंगे। तो इसलिए वो ये मॉडल जो है स्कूल का बहुत अच्छा पॉपुलर है। तो अतुल जी, ये आपके जो स्कूल्स हैं कितने हैं टोटल? और जब आप ये बोलते हैं कि आप उनका लोकल कल्चर भी प्रिजर्व करते हैं, तो स्कूल्स में मैथ साइंस वगैरह की पढ़ाई करते तो आप इंग्लिश में हैं, तो उनकी लोकल कल्चर आपने, मतलब उनकी लैंग्वेज भी आपने रखी हुई है स्कूल्स में। और आपके स्कूल्स की फीस तकरीबन किस रेंज में है? जैसे आपने बोला कि 30,000 से ऊपर के भी बहुत हैं, 100,000 के भी हैं जापान जैसी जगह में मान लो, तो तकरीबन किस रेंज में है? और आप थोड़ा अपने स्कूल्स के थोड़े लॉजिस्टिक्स हमारे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, जी हाँ। सो हमारे अभी एज़ ऑफ डेट 64 इंटरनेशनल स्कूल्स हैं 11 देशों में। इनमें अमेरिकन करिकुलम है, ब्रिटिश करिकुलम है, आईबी करिकुलम है, इंडियन है, सीबीएसई, आईसीएसई, खमेर करिकुलम है, जो कंबोडिया का एक करिकुलम है। तो मल्टीपल करिकुलम्स हैं इसमें। और क्योंकि हम 70 देशों के नागरिकों को एजुकेशन दे रहे हैं, करीब 45,000 स्टूडेंट्स आज हमारे यहाँ अलग-अलग स्कूल्स में 11 देशों में आते हैं। और एक तरह से टीचर्स जो हैं, टीचर्स भी काफ़ी अलग-अलग देशों के हैं, अलग-अलग नागरिकता के हैं। करीब-करीब 42 नागरिकता के टीचर्स हमारे यहाँ काम करते हैं।
और अपने कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूशंस करते हैं। तो इस तरह से ये स्कूल्स का एक नेटवर्क बन गया है अभी। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सारे स्कूल जो हैं एक कलेक्शन नहीं है, ये एक एक्चुअल नेटवर्क है। और नेटवर्क में फ़र्क ये होता है कि विद इन द नेटवर्क आपको बहुत एडवांटेजेस होते हैं। स्टूडेंट्स को मोबिलिटी होती है, एक देश से दूसरे देश में, एक सिटी से दूसरे सिटी में। स्टूडेंट्स को नॉलेज मोबिलिटी होती है कि आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं अलग-अलग देशों में। मान लीजिए आपको जापानीज़ लैंग्वेज सीखना है तो आप बैंगलोर में बैठ के सीख सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव टीचर्स इन जापान हू कैन टेक क्लासेस फॉर यू। सिमिलरली अगर आपको कोई क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन करना है, क्रॉस सिटी कोलैबोरेशन करना है, आप वहाँ पे टीचर्स इन अदर सिटी, स्टूडेंट्स इन अदर सिटी करके आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। और अभी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो कोलैबोरेशन बिकम्स वेरी ईज़ी। तो हम्म। एक तरह से एक ग्लोबल एक्सपीरियंस अलग-अलग चैनल से अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, तो उनको ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप एक नोएडा के स्कूल में बैठ के विदेशों के स्टूडेंट्स के साथ, दूसरे सिटी के स्टूडेंट्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। और बहुत पॉपुलर कॉम्पिटिशन्स हैं हमारे यहाँ, इनोवेशन ड्रिवन कॉन्फ्रेंसेस है, जहाँ पे करीब-करीब 150 स्कूल्स के अलग-अलग विदेशों के बच्चे आते हैं। हम वो अबू धाबी में करते हैं और वो एक इनोवेशन का कॉन्फ्रेंस है और कॉम्पिटिशन है। और अमेजिंग आइडियाज़ स्टूडेंट्स कम अप विथ कि इस तरह से हमको ये आइडियाज़ है और हमको ये आइडियाज़ को आगे ले जाना है। तो वो हम करते हैं, रियल लाइफ कॉम्पिटिशन्स करते हैं, जहाँ पे रियल लाइफ इश्यूज़ के ऊपर में डिबेट होता है। एंड एक तरह से बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप इश्यूज़ को देखिए, यू बी अवेयर ऑफ दीज़ इश्यूज़। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट को स्कूल लेवल पे हम लोग एक क्वालिटी सर्कल का एक प्रोग्राम प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को जो आपके मान लीजिए 3rd से 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, उनको कहते हैं आप लोग कोई भी सोशल इश्यू उठाइए, कोई भी। आप मम्मी-पापा से पूछिए, आपको पेपर से देखना है, इंटरनेट से देखना है, और वहाँ से एक इश्यू पे आप एक प्रोजेक्ट करिए। और हर साल 1 या 2 प्रोजेक्ट आप करिए, तो उससे उनको एक कम्युनिटी का एक अप्रोच हो जाता है, एक एंगेजमेंट हो जाता है। फिर जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनको अवेयरनेस बढ़ते जाता है। दे अंडरस्टैंड हाउ प्रिविलेज्ड दे आर, दे अंडरस्टैंड व्हाट आर द सोशल इश्यूज़, वेयर दे कैन ऐड वैल्यू। और हम एग्ज़ाम्पल यही देते हैं कि देखिए आज जो आप बड़े-बड़े सक्सेसेस देख रहे हैं, आपके गूगल हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, फेसबुक की शुरुआत सबको मालूम है कैसे हुई। कॉलेज में फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बनाने के लिए हुई। किसी ने कहा भाई मैं प्रोग्रामिंग जानता हूँ, मैं जानता नहीं हूँ किसी को, तो कहा एक तरह से मुझे अगर कोई फ्रेंड मिल जाए, किसी को बैडमिंटन की हॉबी है, किसी को टेनिस की हॉबी है, इसलिए उन्होंने फेसबुक बनाया। यूट्यूब एक हमें आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट वन ऑफ द अर्लीएस्ट फाउंडर्स एंड क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब, जो कि सिंगापुर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि यूट्यूब जो है, जैसे गूगल चालू हुआ, तो यूट्यूब का हमने हमने कहा कि यार ये गूगल पे जो वेबसाइट का पूरा डेटा आता है, एक वीडियोज़ के लिए इंडिया के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म बनाते हैं। तो उन्होंने कहा यूट्यूब ओरिजिनली इंडिया के लिए क्रिएट किया गया था, क्योंकि हाँ। हमने देखा कि लोगों को वीडियो शेयर करने की आदत है या वो करना चाहते हैं। तब तो व्हाट्सएप भी नहीं था वहाँ पे। तो इस तरह से वो यूट्यूब बना और आज देखिए यूट्यूब कहाँ पहुँच गया। तो जो मैक्सिमम सक्सेसेस हम देख रहे हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ प्रॉब्लम। हम्म। सो हम स्टूडेंट्स यही कहते हैं, आप एक आँख रखिए जहाँ प्रॉब्लम है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दिखी और आपको ऐसा लगा कि आप इसमें पूरे मनोबल से ये आइडिया को ट्राई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं और आप इसको आगे ले जा सकते हैं, दिस कैन बी योर बिग बिग आइडिया। हाँ। You can take it forward, and how forward you can take is a matter of how far you can go. तो अतुल अतुल जी, आपने कहा 40 देशों से ऊपर के टीचर्स आपके स्कूल में काम करते हैं। इन जी हाँ। टीचर्स को आप इनकी नियुक्ति कैसे करते हैं? आप फेयर में जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं, किस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि इतने देशों के टीचर्स आपके स्कूल में आके पढ़ा सकें? जी हाँ, सो एक तरह से देखिए प्रेज़ेंस तो अभी हर जगह हो गया है। शुरुआत में तो काफ़ी वो होता था कि भई हम क्यों आएँ आपके यहाँ, जो एस्टेब्लिश स्कूल्स हैं। तो टीचर्स जो है जनरली वो ये चाहते हैं कि भई हमें एक स्टेबल करियर चाहिए। वी वांट टू वर्क विद अ ऑर्गनाइजेशन दैट इज़ हाइली रेप्यूटेबल। वी वांट टू वर्क विद अ ऑर्गनाइजेशन दैट कैन गिव मी अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट स्किल्स, और मुझे वहाँ पे काम करने का मज़ा आए। तो एक्चुअली
हम टीचर्स की नियुक्ति करते हैं कि जिनका पैशन बहुत हाई हो एजुकेशन में। वो एक जॉब की तरह से नहीं आए बट पैशन आए। क्योंकि अल्टीमेटली टीचर का पैशन अगर किसी को डेवलप करने में है, तो दैट पर्सन कैन बी योर बेस्ट टीचर। Not because that person is staying nearest and not because that person is coming to you at the lowest salary scales, but it's important that they come with highest passion. हम्म। सेकंड चीज हम लोग देखते हैं कि टीचर्स को इनोवेशन का क्या इंटरेस्ट है। एक तो ये है कि आप बोले, अच्छा जी मुझे ये पढ़ाना है, मेरे 6 या 7 सब्जेक्ट्स हैं एक हफ्ते में या एक दिन में, और हम पढ़ाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि वो कांस्टेंट थिंकिंग कि हाउ डू आई इम्प्रूव दिस, हाउ डू आई इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स, हाउ डू आई इम्प्रूव माय प्रोसेस। इसके ऊपर भी हम लोग देखते हैं कि कैन दे हैव सम एविडेंस टू डेमोन्स्ट्रेट कि आप इनोवेशन ड्रिवन हो। पैशन, इनोवेशन एंड ऑफ कोर्स कमिटमेंट इज देयर। तो हम्म। हम लोग जो नियुक्ति करते हैं इस 3 प्रिंसिपल्स में करते हैं। और एक तरह से अभी बिकॉज प्रेजेंस हो गया है, तो वी हैव very strong interest from multiple communities to work with us, very strong interest। मतलब हर पोजीशन के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि कम से कम 100 रेज्यूमेज आते हैं, कम से कम 100 हर पोजीशन के लिए। तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर अस एंड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर कि पीपल बिलीव इन द ऑर्गेनाइजेशन और दे आर सो इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस। रिसेंटली कुछ हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई जिसमें हम लोग सारे टीचर्स का वो क्रेडेंशियल्स के लिए इनविटेशन देते हैं। और वहाँ हमने देखा कि तो पूरे दुनिया से सीवीज आते हैं, और लोग कहाँ कहाँ से आना चाहते हैं, लैटिन अमेरिका से आते हैं, अफ्रीका से आना चाहते हैं, कोई अफ्रीका से मिडल ईस्ट में आना चाहता है, कोई वियतनाम से सिंगापुर में आना चाहता है या जापान में आना चाहता है। सो टीचर्स का जो है एक तरह से वो देखते हैं कि क्या हो रहा है, स्कूल्स क्या कर रहे हैं, स्कूल्स की वैल्यू सिस्टम्स क्या है, आर दे ऑर्गेनाइज्ड वेल, आर दे डूइंग वेल, इनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो जैसे पेरेंट्स एक तरह से इवैल्यूएशन करते हैं, वैसे ही स्कूल्स का टीचर्स भी इवैल्यूएशन करते हैं। हाँ। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव एक्सीलेंट टीचर्स कमिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आपके टीचर्स, आपके जो स्कूल्स हैं, ये क्या डे बोर्डिंग टाइप की है? यहाँ टीचर्स को रहने की भी सुविधा होती है, किस तरह से है? नहीं, हमारे सारे स्कूल जो है वो डे डे स्कूल्स हैं, बोर्डिंग नहीं है। हम्म। और हमारे यहाँ रेसिडेंशियल स्कूल्स भी नहीं है। हम लोगों ने एज अ पॉलिसी रेसिडेंशियल स्कूल्स नहीं किया है। बट सारे स्कूल्स डे स्कूल्स होते हैं मोस्टली। कुछ बहुत ही लिमिटेड, आई वोंट कॉल इट डे बोर्डिंग, इट इज कॉल्ड लेट स्कूल स्टे। कि हम्म। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रहना है स्कूल में, तो वो हम अलाउ करते हैं। बट टीचर्स सब अपने अरेंजमेंट्स करते हैं। वी गिव देम ऑल द फैसिलिटीज एंड ऑल द help that they can stay alone or they हम्म। can find their own accommodation, but वो independently रहते हैं। और कितने भारतीय मूल के बच्चे हैं विज़ कितने इंटरनेशनल बच्चे हैं? रेशियो करीब करीब अप्रोक्सीमेटली? I would say if you go by passport, so Indians would be roughly about 35% of the overall population. Roughly about 60-65% is the other nationalities. वेरी गुड। अब अतुल जी, अब हमें अपने बारे में बताइए। मैंने सुना आप बहुत तरह के सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं सिंगापुर में, ट्राइबल्स के लिए, खासकर इंडिया के ट्राइबल्स के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। तो कुछ अपने ऐसे सामाजिक कार्यों के बारे में दर्शकों को बताएं जिसका योगदान आप सिंगापुर में दे रहे हैं। जी हाँ। सो एक तरह से कई बार ये होता है कि प्रॉब्लम खुद चल के आता है। जैसे एक दफा क्या हुआ कि कोई फैमिली यहाँ से वाया सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, और एयरपोर्ट पे उनको स्ट्रोक हो गया तो वो हॉस्पिटल में गए। अब वो कोमा में चले गए। और अब चूंकि वो उनके पास न पैसे थे, वो अपने बच्चों को, पंजाब से जा रहे थे बच्चों को विजिट करने के लिए, सो दे वर इन कोमा इन 45 डेज इन सिंगापुर। तो कहीं किसी ने रेडियो पे अनाउंस कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे है, कोई फैमिली स्टक है, इनको आप हेल्प करिए, कोई अगर आकर करना चाहता है, इनको इंडिया लेके जाना है। पेशेंट कोमा में है, कोमा में कैसे लेके जाएंगे, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट की अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। तो फिर हमने रीच आउट किया रेडियो स्टेशन से, हमने कहा ठीक है हम हेल्प करेंगे आपको। और उस तरह से उनको हेल्प किया, एयर इंडिया के साथ अरेंजमेंट्स की, और एयर इंडिया ने उसके ऊपर बहुत चार्ज किया। पर फिर हमने कहा ठीक है फिर भी आप इंडिया पहुंच जाइए। तो बच्चों ने वही कहा, जो उनके बच्चे थे, कि आप हमको बस दिल्ली पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम कर लेंगे। और फिर वहां से उन्होंने मैसेज भेजा कि जो वो जिनको कोमा हो गया था वो वहां गए और फिर वो ठीक हो गए। तो एक तरह से कई बार प्रॉब्लम खुद आती है।
बट ओवरऑल आई वुड से अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रेस सिचुएशन, एक यहाँ पे कमिटमेंट हो जाता है कि देखिए हम जहाँ रहते हैं, और हम सारे स्टूडेंट्स यही कहते हैं, आप जिस देश में रहते हो, आप जहाँ रहते हो, आप अपने जो नीडी लोग हैं, जो लोग को गरज है, जो लोग चाहते हैं कि उनको हेल्प लगेगी, उनको हेल्प करिए। तो हमने बहुत पहले सिंगापुर में हमने एक एसोसिएशन से कहा, हमने कहा देखिए आपके यहाँ, और वो भी कलाम साहब ने एक्चुअली ट्रिगर किया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई आप क्या करते हो गरीब लोगों के लिए यहाँ पे? हमने कहा सर गरीब तो यहाँ है नहीं कोई, सबके पास घर है। तो बोले नहीं आपको जानते नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, आप डेटा निकालिए। तो जब हमने इधर-उधर पूछा तो हमें पता चला कि गरीब है यहाँ पे, जिनके पास ना जॉब है, जिनके पास सिर्फ सरकार ने एक घर दिया हुआ है, बड़ी मुश्किल से 2 कमरे में वो पूरी फैमिली रहती है 7-8 लोगों की। ऐसे कई फैमिलीज़ हैं, पर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको एक तरह से। सो हमने कहा चलिए उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाला। फिर उनको, क्योंकि उनको मंथली इनकम भी नहीं है, तो उनको चावल-दाल लेने की भी प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने फिर एक स्कीम बनाई कि उनको फूड दिया जाए, और फूड ग्रेन्स हम लोगों ने उनको सप्लाई करना चालू किया एक गवर्नमेंट एजेंसी के साथ। फिर उसके बाद ऐसे धीरे-धीरे और इश्यूज़ आते गए कि क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों को ये लगता है कि सिंगापुर तो डेवलप्ड है, सारे लोग बहुत अमीर हैं, आधे से ज़्यादा कंट्री बिलियनियर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं जो हम कोई भी देशों में देखते हैं, और उनको आइडेंटिफ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उस तरह से काफ़ी अलग-अलग इनिशिएटिव्स हम लोग करते गए हैं। कहीं जैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं, तो सिंगापुर में भी स्कूल ड्रॉप आउट्स होते हैं। अब उनको किस तरह से हेल्प किया जाए, तो उनके लिए एक हमने एक डाइल्यूटेड करिकुलम का एक प्रोजेक्ट बनाया, जो गवर्नमेंट ने बनाया था। तो उन्होंने कहा कि वी वांट दिस टू बी डन बाय अ नॉन प्रॉफिट, और अगर आप इनको हेल्प कर सकते हैं, तो हमने उनको करीब-करीब $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया। और हमने कहा देखिए आप एक डाइल्यूटेड करिकुलम बनाइए, जो, क्योंकि ये नॉर्मल करिकुलम पे ये बच्चे नहीं जा सकते, ड्रॉप आउट्स हैं। तो उनके लिए वो करिकुलम का एक प्रोजेक्ट करके उस तरह से ड्रॉप आउट्स को मिनिमाइज़ करने का वो प्रोजेक्ट्स हमने किया, जो कि एक लोकल नॉन प्रॉफिट है, उनके साथ बैठ के। वैसे ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोविड में बहुत अफ़रा-तफ़री मच गई थी। कोविड में लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाना नहीं था। तो एक तरह से कोविड में एक और चीज़ हुई कि जैसे ही ब्रेक हुआ और लॉकडाउन हो गया, आप भी थे हांगकांग में, देखा आपने लॉकडाउन हो गया, तो सिंगापुर में भी 2 महीने का लॉकडाउन था। तो उस समय क्या हुआ कि अब हम लोगों ने कहा भई किसको क्या हेल्प चाहिए बताइए? हम लोग तो सब घर में लॉकडाउन थे। बट जो टेस्टिंग सेंटर्स थे कोविड के, वो अब कभी थे नहीं इतने ज़्यादा, हॉस्पिटल सारे पूरे वो हो गए थे, सैचुरेट हो गए थे। तो हमने कहा कि किसी ने हमको फ़ोन किया कि उन्होंने कहा भई हमको कॉल सेंटर करना है, लोगों को हेल्प करने के लिए, तो आप थोड़ा हमको हेल्प करिए कि क्या कर सकते हैं? तो हमने उनको हेल्प किया। फिर किसी ने कहा कि भई हमको वो सारे कोविड के जो टेस्ट करने हैं, वो डायग्नोसिस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट रखने के लिए टेबल्स चाहिए। तो हुँ। हमने उनको स्कूल के आधे टेबल्स निकाल के दे दिए। हमने कहा ये हम आपको भिजवा रहे हैं लॉरी से, आप इसको यूज़ करिए, और पूरे टेस्टिंग के लिए, डायग्नोस्टिक्स के लिए टेबल्स की। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे आप लोगों को आप नेटवर्क में हो, तो कोई व्हाट्सएप कर देता है कि कुछ चाहिए। तो हमने हर समय ऐसा ही अप्रोच रखा है कि अगर आपको अगर ज़रूरत पड़ी, तो आप आइए, हम हमसे अगर हो सकता है तो हम आपके लिए पक्का करेंगे। तो इस तरह से कोविड में भी बहुत हेल्प की हमने। बहुत सारे लोगों को कोविड में फँसे हुए थे, तो उनको, जैसे इंडिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की आपको याद होगा बहुत ज़रूरत थी। तो हमने करीब-करीब ऑलमोस्ट हाफ अ मिलियन डॉलर्स के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अच्छा। मंगवाए, यहाँ से शिप किए एयर फ्रेट से, और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करके उसके ऊपर ड्यूटी थी। तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर वो ड्यूटी का नोटिफ़िकेशन निकाला कि ये ड्यूटी को आप माफ़ करिए और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आने दीजिए। फिर बाकी और बहुत सारी नेवी के साथ मिलके हम लोगों ने यहाँ से ऑक्सीजन सिलिंडर्स भेजे, कि जिनको लग रहे थे सिलिंडर्स, वहाँ सिलिंडर्स की कमी थी। तो जनरली एज़ सिचुएशन डेवलप्स, हम लोगों ने जहाँ-जहाँ पॉसिबल हुआ वहाँ-वहाँ मदद की, और अभी भी करते हैं हम लोग लोकल गवर्नमेंट्स के साथ। सिंगापुर भी ही नहीं, हर देशों में, तो जापान में। प्रवासी भारतीय होकर आप भारत को किस प्रकार योगदान दे रहे हैं? देखिए, एक तरह से भारत के नागरिक आते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे शिक्षा पाते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, एक बार हमारे जो एडवाइज़र हैं, नारायण मूर्ति साहब, जो कि बहुत विख्यात लोग हैं,
उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर इंडिया के बाहर स्कूल्स कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर भी स्कूल्स करो, क्योंकि इसका एडवांटेज ये होगा कि अच्छे क्वालिटी के स्कूल्स इंडिया में भी आएँगे। तो हमने कहा ठीक है सर हम करेंगे। हमने इंडिया में स्कूल्स की शुरुआत की 2011 में, 2012 में। तो इंडिया में आज के डेट में करीब-करीब हमारे 27 स्कूल्स हैं और अच्छा, अच्छा। करीब-करीब 26,000 स्टूडेंट्स और विद्यार्थी इस स्कूलों में पढ़ते हैं, करीब 6 सिटीज़ में। मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, मदुरई, पुणे, अहमदाबाद, नागपुर एंड नोएडा। और इन देशों में जो ये सारे बच्चे सीखते हैं, इनको एक तरह से ट्रूली इंटरनेशनल स्कूल एजुकेशन का मिलता है वहाँ पे। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू ब्रिंग कि सारे जो बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं सारे देशों के, वो हम एक तरह से टीचर्स को ट्रेन करके उनके थ्रू ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एक कंट्रीब्यूशन ये हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा कंट्रीब्यूशन है कल्चर के क्षेत्र में, जहाँ पे हम बहुत पहले 2006 में लंदन में एक इवेंट में हमको इन्विटेशन आया था। तो वहाँ पे एक कल्चरल सेंटर की इनॉग्रेशन थी और वहाँ पे आज जो किंग चार्ल्स है, वो प्रिंस चार्ल्स है उस समय, वो आए थे और वहाँ पे उन्होंने इंडियन कल्चर की बहुत तारीफ की। एक तरह से हमने देखा यार इंडियन कल्चर लंदन में इतने प्रोमिनेंटली कैसे प्रमोट हो रहा है और उसके लिए हमने देखा कि जो वहाँ पे इंडियन बेस्ड डायस्पोरा थी, आइदर दे आर बोर्न देयर और दे आर वेरी मच इन लव विद इंडियन कल्चर। वो हुँ, चाहते हैं हमारे बच्चों को इंडियन कल्चर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और हम सब जानते हैं कि इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं, वो इंडियन कल्चर से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं बिकॉज़ दे आर मिसिंग द कल्चर। और एक तरह से वो इंटरेस्ट देख के हमने कहा चलिए जब भी हम क्योंकि स्कूल तो चालू हो गए थे, तब हमने यहाँ आके हमने कहा चलिए हम कल्चरल सेंटर चालू करेंगे और इंडियन भारतीय कल्चरल सेंटर में इंडियन फाइन आर्ट्स में लैंग्वेजेस, म्यूज़िक, डांस फॉर्म्स, ये सारे के कोर्सेज़ हमने यहाँ चालू किए हैं और वो 2000 करीब 7 या 8 से हमने कल्चरल सेंटर चालू किया। उसमें लैंग्वेजेस पढ़ाना चालू किए हमने हिंदी, संस्कृत और संस्कृत हमारे स्कूल्स में जितने इंडियन करिकुलम के स्कूल्स हैं, इसमें संस्कृत इज़ कंपल्सरी स्पोकन लैंग्वेज। योगा इज़ अ कंपल्सरी एक्टिविटी फॉर मिडल स्कूल। सिमिलरली बाकी जो है भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी डांसेस हो गए, आपके कर्नाटकी वोकल्स हो गए, हिंदुस्तानी वोकल्स हो गए। तो ये सारे फाइन आर्ट्स जो इंडियन कल्चर से एसोसिएटेड है, इसमें हमने एजुकेशन चालू किया। इवन वैदिक मैथ्स में हम लोगों ने कई कई कोई कंट्रीज में जैसे जापान में किया, इनिशिएटिव्स किए और इसका फ़ायदा इंडियन डायस्पोरा को और खास करके योगा क्योंकि अभी अगले मंथ में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है। योगा का इतना योगदान रहा क्योंकि हमारा योगा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। करीब-करीब हम लोगों ने 50,000 लोगों को योगा सिखाया यहाँ पे, सिंगापुर में और एक नॉन प्रॉफिट के साथ हम करते हैं उसको। तो योगा में सीखने वाले मैक्सिमम जो है सिंगापुरियंस हैं। लोकली बोर्न सिंगापुरियंस क्योंकि वो एक तरह से योगा को पसंद करते हैं, फिटनेस में, हेल्थ रेजिम के रेगुलेशन में वो करते हैं, हेल्प होता है उसका। इससे योगा में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। इस तरह से बहुत सारे कंट्रीब्यूशन जो है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब जैसे इंडिया में एक पहले प्रॉब्लम थी कि एफडीआई जो था ओवरसीज से जो इंडिया में आता था, वो रियल एस्टेट बिकॉज़ एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ कैटेगरी नहीं थी। एजुकेशन की कैटेगरी हमने इंट्रोड्यूस करवाई, हमने वर्क किया यहाँ के हाई कमीशन के साथ, या एम्बेसडर थे उस समय, उनके साथ काम किया, इंडियन यूनियन गवर्नमेंट के साथ काम किया और उनके साथ बैठ के वो एक स्पेशल एफडीआई अप्रूवल निकलवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हम कुछ वेवर्स दे रहे हैं और वो 2013 में आया। उसके बाद हमने एफडीआई को वहाँ पे इंडिया के लिए सबके लिए ओपन हो गया। तो आज किसी को भी अगर आज यूनिवर्सिटी करनी है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ दैट रेगुलेशन चेंज इन 2013 दैट एनीबॉडी कैन डू एनी एजुकेशन वेंचर इन इंडिया, बी इट यूनिवर्सिटी, बी इट इंटरनेशनल स्कूल, यू कैन बाय रियल एस्टेट एज़ अ फॉरेनर। ये पूरे प्रोविजंस उसने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने वेवर किए थे। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव किया ये प्रमोट करने के लिए और अपार्ट फ्रॉम कल्चर, अपार्ट फ्रॉम रेगुलेशन,
और थोड़े-थोड़े हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं है, पर कभी-कभी रेगुलेशंस को ईज़ी करने के लिए कुछ सजेशंस दे देते हैं। और मैं ज़्यादा उस पे नहीं बोलूँगा, बट लॉट ऑफ थिंग्स गेट लिस्टेंड टू, सम आइडियाज़ गेट टेकन अप। 2014 में जब मोदी जी आए थे, और मोदी जी के एज़ अ प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ हमने ट्राइबल स्कूल किया। अच्छा। गुजरात में बड़ौदा के पास एक तिलकवाड़ा करके जंगल है। जंगल में गवर्नमेंट वांटेड टू डू अ ट्राइबल स्कूल फॉर ट्राइबल चिल्ड्रन। तो हमने करीब-करीब 17 इयर्स वो स्कूल को किया। उसमें पूरा मैनेजमेंट किया, हमने कोई फी नहीं चार्ज की। आज वो ट्राइबल स्कूल एक तरह से एक रोल मॉडल बन गया है, क्योंकि वहाँ पे सारे ट्राइबल बच्चे आते हैं। उसके आउटकम्स ऐसे हैं कि 100% पास आउट होता है। आप अच्छा। कंपेयर करिए कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पास आउट 100% नहीं होते हैं, बहुत लो होता है, करीब 30 टू 40% होता है। इसमें 100% अटेंडेंस होता था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल्स में अटेंडेंस की तो बात ही नहीं होती है, बच्चे आते ही नहीं है, वहाँ टीचर्स भी नहीं आते हैं। तो एक तरह से ये बहुत रोल मॉडल बन गया। उसको गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, ये रोल मॉडल को हम प्रमोट करेंगे। तो जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया कि रोल मॉडल बनाओ, बेस्ट प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करो, पॉलिसी बनाओ और इसको डबल करो। डबल नहीं, इसको 100 टाइम्स करो। तो उन्होंने उस ट्राइबल स्कूल के मॉडल को 100 टाइम्स कर दिया। तो एक अच्छा। तरह से उनकी आँख एक बहुत अच्छे से लगी हुई थी कि हम टैलेंट को कैसे डेवलप करें। आज भी देखिए जो हो रहा है स्किल्स में, या एजुकेशन के क्षेत्र में, खास करके स्किल्स में, ये वो तब से कर रहे हैं। तब से उनका आँख जो है वो इनोवेशन पे है। उन्होंने स्किल्स पे बहुत काम किया है। और ट्राइबल स्कूल में फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन तो गुजराती मीडियम में था, तो अच्छी बात थी, गुजराती बच्चे थे सब। बट स्किल्स में हमने कहा कि क्योंकि ये ट्राइबल एरिया से आते हैं, इनको ट्राइबल स्किल से एसोसिएशन करना चाहिए। और उनके जो माँ-बाप थे बेचारे, वो ट्राइबल थे, उनके चप्पल भी नहीं रहती थी उनकी। तो वो कहते थे देखो हमें जो है हमारे बच्चे खो जाएँगे हमसे। तो हमने कहा कैसे खो जाएँगे, ये तो यहाँ सीख रहे हैं ना। कहते नहीं, वो सीखने के बाद वो लोग हमारे तरह नहीं रहेंगे, वो अलग हो जाएँगे। तो अच्छा। हमारे जो तौर तरीके हैं वो वैसे नहीं रहेंगे उनके। तो हमने कहा ठीक है, आपके लिए हम जो आप करते हो, जो आप एग्रीकल्चर करते हो, हमने कहा स्कूल में हम एग्रीकल्चर करेंगे। हमने स्टेट गवर्नमेंट से कहा एग्रीकल्चर के लिए हमें लैंड दीजिए, उन्होंने 10 एकड़ लैंड दे दी बाजू में। तो एग्रीकल्चर, सो बच्चों ने अपना एग्रीकल्चर का वहाँ पे प्रोजेक्ट किया। सारे वेजिटेबल्स हो, जो भी ग्रो कर रहे थे, वो सारे उनके कंज़म्पशन के लिए होता था। तो वो खुद ही ग्रो करते थे और खुद ही कंज़्यूम करते थे। तो एग्रीकल्चर की स्किल्स हो गई। फिर उसमें प्रॉपर्ली कैसे करना चाहिए, तो वो थोड़ा एक और स्टेट डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, और उससे उनको और स्किल्स मिले। फिर हमने कहा आप लोग जो है ट्राइबल एरियाज़ में कैसे खाते हो, खाना कैसे लाते हो? तो आप लोग तो फिर आर्चरी आपको अच्छी आती है। तो हमने कहा हम स्कूल में आर्चरी करेंगे। सो यू विल नॉट बिलीव जया जी, आर्चरी के लिए हमने 2016 या 15 में इंटरनेशनल क्लास की पूरी इक्विपमेंट उनको दी। हमने कहा ये लगाइए, आपकी स्किल्स है, आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। नाउ यू जस्ट हैव द राइट वेपन, यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंट, यू कैन डू बेटर। ये स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पे जाने लगे। ये स्टूडेंट नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट और कॉम्पीट करने लगे, और एक तरह से एक नेशनल लेवल का एक्सपीरियंस उनको आया। तो आई थिंक व्हाट वी हैव सीन इज कि अ, जो सोसाइटी को अगर आइडियाज़ आप दो, और जैसे एक और हमने आइडिया दिया था कि हमने कहा देखिए स्पोर्ट्स में कोई गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स स्कूल्स नहीं है, वो एसोसिएशन फ्रेमवर्क्स पे है। और उसमें बहुत प्रोडक्टिविटी का इश्यू होता है, टैलेंट डेवलपमेंट का इश्यू होता है, बिकॉज़ एसोसिएशन टेंड टू बी बाय नेचर पॉलिटिसाइज्ड। तो टैलेंट और स्किल्स के ऊपर में कोई ज़्यादा होता नहीं। और हमने जितने स्पोर्ट्समैन से मुलाकात की, जो या तो हमारे स्कूल्स में आए, रेसलिंग के स्पोर्ट्समैन आए, या क्रिकेट के आए, या जो भी आए हैं, उनका एक व्यू है कि जब तक आप फेमस नहीं होते हो, आपको कोई पूछता नहीं है। जब आप फेमस हो जाते हो, सारे पॉलिटिशियंस गले मिलने लगते हैं। कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है कि आप जब हमको डेवलप कर रहे हो, उस समय आपका ध्यान पूरा होता नहीं है। एसोसिएशन तो काफ़ी वेस्टेड हो जाती है कभी-कभी। ये सब की बात नहीं है, कुछ-कुछ होते हैं। तो इनको डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तरह से व्हाट वी हैव सीन इज़ कि एक हमने आइडिया दिया था कि एक स्पोर्ट्स स्कूल करिए। तो गुजरात गवर्नमेंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि भई आपने सजेस्ट किया, हमने एक 100 एकड़ का स्पोर्ट्स स्कूल बनाया है।
और उसमें हम पूरे गुजरात स्टेट से टैलेंट लाके उसमें हम करने वाले हैं। तो आई हैव सीन कि इट वाज़ अ हाइली रिस्पॉन्सिव एंड लिस्टिंग गवर्नमेंट। जो हमारा एक्सपीरियंस रहा गुजरात में 2000 करीब-करीब 2008 से करीब-करीब 2019 तक, वेरी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक्चुअली 2023 तक। बहुत रिस्पॉन्सिव, जो-जो आइडियाज़ हम देते थे, वो लोग कहते थे, "हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, कर देंगे।" और वो अच्छा। अपने फंड्स पे कर देते थे। सो एक तरह से वो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड हाउ यू कैन फॉलो दैट एंड हाउ यू कैन ऑफर दैट। और एक अभी इस तरह से कंट्रीब्यूशन चलते हैं और चलते रहेंगे। तो अतुल जी, मैं आपकी तमाम पूरी यात्रा जो आपने हमारे साथ शेयर की, सुन के मुझे इतना तो एहसास हो गया कि आप में एक अद्भुत ऊर्जा है। मतलब आप न ही केवल एक एंटरप्रेन्योर हैं, बट आप उतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और एक एंटरप्रेन्योर की खासियत होती है समाज में जो छुपी हुई नीड है उसको पकड़ना, उस पे आगे काम करना। पर आप जिस तरह से अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज़ करते हैं और अलग-अलग समस्याओं का समाधान ढूँढते हैं, दूसरों के सामने लाते हैं, ईश्वर करे आपकी ऊर्जा इसी तरह बरकरार रहे। पर ये बताइए कि इतनी ऊर्जा आप लाते कैसे हैं? आपकी कोई और हॉबी जो आपको मतलब हमेशा इतनी प्रेरित करती रहती है अदर देन योर वर्क फ्रंट, एजुकेशन, स्कूल ये आप अपने आप आपके डाउन टाइम में आप अपने आप को किस तरह से व्यस्त करके रखते हैं? सो ऊर्जा ऊर्जा तो आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ डीएनए देन सोशली दैट व्हाट आई हैव क्रिएटेड। ये फैमिली में रन करती है और सोशल काम के लिए हेल्प करने की ऊर्जा जो है वो हमारे पिताजी में बहुत बखूब है। तो वो शायद हमें एक अच्छी गिफ्ट मिली है। और दूसरा ये है कि डाउन टाइम में क्या करते हैं बेसिकली ड्यूरिंग कोविड और उसके पहले स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव थे हम। टेनिस में लॉन टेनिस और बैडमिंटन में बहुत हमने चाइल्डहुड में, कॉलेज में, इवन अर्ली इयर्स आई प्लेड अ लॉट। सिंगापुर में भी बहुत रेगुलरली हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। यहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, तो हम लोग हर सैटरडे, संडे को जाके खेल के आते थे करीब-करीब 3-4 घंटे। पर जब से ग्लोबल स्कूल्स फाउंडेशन शुरुआत हुई है, तो थोड़ा उसमें कम हुआ है, बट व्हेरेवर पॉसिबल आई लाइक टू गो फॉर ब्रिस्क वॉक्स। तो मैं जो भी देशों में जाता हूँ, जो भी शहरों में जाता हूँ, एक तरह से वो ब्रिस्क वॉक करके वो शहर का भी डिस्कवरी हो जाता है। अच्छा। तो जैसे एक बार हम ह्यूस्टन गए थे और ह्यूस्टन में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की एक बहुत बड़ी रैली थी, उसमें आई वाज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। तो हम गए थे वहाँ पे और मैं करीब-करीब 10 दिन मैं रहा वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे मौका मिलता था तो सुबह-सुबह हम पूरे वो ह्यूस्टन में घूमते थे इधर से उधर और उस तरह से मुझे ह्यूस्टन की काफ़ी फ़ैमिलियरिटी हो गई। सो वॉकिंग इज़ समथिंग दैट आई डू इन डाउन टाइम, लिस्टनिंग टू म्यूज़िक I do in downtime. The only time I get to watch movies is जब फ्लाइट में हो और दिन का टाइम हो तो मैं थोड़े बहुत एक आध मूवी देख लेता हूँ या टू बीट द जेट लैग समटाइम्स आई डू दैट। But otherwise, it's a very busy life. I will not count the number of hours, then it will become controversial. But in a way, it's like जब जो करना है आप करिए, जिसकी जो प्रायोरिटी है वो करिए और खुश रहिए और जो आप करते हैं उसमें आपको मजा आता है। I think that is very important. बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। बहुत-बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके आगामी जीवन के लिए। थैंक यू सो मच अतुल जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद।